नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन अरोड़ा। भले ही अभी 2023 की शुरुआत हुई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ महीनों बाद ही 2024 आने वाला है। यानी कि 2024 का काउंटडाउन मानो शुरू हो गया है। बेहद ठंडा है मौसम, लेकिन उस ठंडे मौसम में चुनावी गर्मी अभी से महसूस की जाने लगी है। और ऐसे में मोदी अगर जीत की हैट्रिक लगा पाने में कामयाब हुए 2024 में, तो यह भारतीय राजनीति में इतिहास से कम नहीं होगा। यह भारतीय राजनीति में इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास को बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह तय हो गया है कि मौजूदा अध्यक्ष ही यानी जेपी नड्डा ही 2024 में लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष रहेंगे। यानी जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की क्या है तैयारी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बलबूते मोदी को वो चुनौती देंगे? इन सब मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा देश के सवाल में। लेकिन पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ, वो सुनिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। यानी चेहरा मोदी का होगा, सेहरा क्या जेपी नड्डा के सिर बंधेगा, क्योंकि अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो उन्हीं पर सौंपी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हैट्रिक अगर मोदी की होती है तो बीजेपी इतिहास रखेगी। तो आज देश के सवाल में सवाल क्या है वो देखिए। 2024 के लिए बीजेपी तैयार, विपक्ष की क्या है तैयारी? दूसरा सवाल, मोदी मंत्र से चलेगा 2024 में मैजिक? तीसरा, क्या लोकसभा चुनाव में मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्योंकि इस बार जीतते हैं तो यह जीत की हैट्रिक होगी। वहीं 2024 में क्या यह चुनाव मोदी वर्सेस मोदी बनाम राहुल होगा? क्योंकि राहुल जिस जोशो खरोश से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, कांग्रेस उसे जाहिर सी बात है वोटों में और राजनीतिक तौर पर 2024 में बनाना ही चाहेगी। वहीं क्या नड्डा की अगुवाई में बीजेपी अपना करेगी सपना पूरा? तो आज की डिबेट इसी के इर्द गिर्द। हमारे साथ है राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ है चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ नासिर सलीम हैं जो कि एसपी के प्रवक्ता हैं, आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के, रास बिहारी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले राकेश भाई मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मतलब खूब ठंडा है मौसम, आगे भी प्रेडिक्शन खूब ठंड की है, लेकिन ऐसी क्या मतलब अभी तो वक्त हो सकता था ना, रह सकता था। अभी से ही जीत मंत्र की तैयारी और ठंड में जो है चुनावी गर्मी की तैयारी, ऐसा लग रहा है कि मानो 2024 के लिए बीजेपी अभी से ही जो है अलाव लेकर के तैयार है, गर्मी पूरी आ गई है। ये सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी उस विद्यार्थी की तरह से है जो विद्यार्थी पूरे वर्ष अपने स्वाध्याय करता है, अपना पाठ्यक्रम पढ़ता है और निरंतर पढ़ाई में तल्लीन रहता है। भारतीय जनता पार्टी उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जो उन विद्यार्थियों की तरह है जो केवल चुनाव जब आ जाता है, जब परीक्षा आ जाती है तब उसकी तैयारी में जुटते हैं, कुछ गाइड की व्यवस्था करते हैं, कुछ नकल की सामग्रियां जुटाते हैं और फिर परिणाम फेल का होता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये ईवीएम का दोष है, ये प्रशासन का दोष है, ये मीडिया हमारे साथ खड़ी नहीं थी, तरह तरह के दोषारोपण करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अहर्निश काम करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का पूरा तंत्र लगातार सरकार की नीतियों को, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याएं, उनका फीडबैक सरकार तक पहुंचाना, इस सेतु का काम संगठन लगातार करता रहता है। और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम सारे राजनीतिक विषयों को लेकर के चर्चा हुई है, राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल भी जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में जो पूरी संगठन की संरचना बनी है उसके साथ चुनावी मैदान में जाए।
9 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव तो एक कार्यक्रम है। हम अपने राजनीतिक दल के नाते चुनाव को एक कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। हमारे राजनीतिक दल का उद्देश्य गरीब कल्याण का संकल्प है और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ आपने देखा होगा कि कोरोना के कालखंड में किस तरह से अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। यानी सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो सरकार पूरा करेगी, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर सकारात्मक समाज में कुछ काम हो सके इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस भूमिका का लगातार निर्वहन करने का काम किया है और इसीलिए संगठन में सेवा को हमने एक मूल मंत्र मानकर के काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के इसी संकल्प के कारण आप अगर बैनर देखेंगे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैनर पर लिखा हुआ था हमारा संकल्प गरीब कल्याण। गरीब कल्याण की जो अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्र दिया, उसी पर चलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक की पूरी सरकार उस पर काम कर रही है और संगठन ने आज इसी तरह के मूल मंत्र के आधार पर 9 राज्यों में सरकार और फिर 2024 में पुनः मोदी जी की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। ठीक है, चरण सिंह सप्रा और फिर उसके बाद नासिर सलीम, मैं आपके पास आता हूं। चरण सिंह जी, कितनी तैयारी है सर? क्योंकि जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं, भले भारत जोड़ो यात्रा का जो मंत्र है वो देश को जोड़ना हो, आज भी राहुल गांधी कहते हैं कि ये यात्रा देश में नफरत के खिलाफ है और इस यात्रा में जो है तमाम नेता जुड़े, विपक्ष के नेता भी जुड़े और कुछ नेता नहीं भी जुड़े, लेकिन कहीं से भी जब ये कहा जाता है कि क्या 2024 के लिए यात्रा है, क्या 2024 में ये यात्रा चुनावी यात्रा में बदलेगी या वोट इसमें तब्दील होंगे, इस चुनाव को लेकर के, यानी कि इस सवाल को लेकर के कहीं ना कहीं प्रवक्ता कन्नी काट जाते हैं। सर, क्यों नहीं सीधे तौर पर एड्रेस किया जाता कि अगर भारत जुड़ रहा है और कांग्रेस के साथ चल रहा है तो 2024 में भी कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आएगा? होगा मोदी वर्सेस राहुल सर 2024 में? देखिए सचिन जी, निश्चित रूप से जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है और लाखों की संख्या में रोज लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, लोगों की भावना उनसे जुड़ती जा रही हैं और श्री राहुल गांधी चलते हुए जो जनता की जमीनी समस्या है उस पर जानकारी ले रहे हैं, लोगों के नजदीक जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो आने वाला 2024 का चुनाव हो या फिर 2023 के चुनाव हो, हर चुनाव में आपको इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी जरूर है और हम राजनीतिक पार्टी होने के कारण ये भी चाहेंगे कि भारत जोड़ो का जो प्रभाव है वो हमारे आने वाले चुनाव पर पड़े और हम अच्छे तरीके से हम चुनाव जीते। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, मुझे ये बताएं कि कार्यकारिणी में इनका प्रमुख मुद्दा मेरे ख्याल से 2 दिन की जो मीटिंग हुई है वो मात्र इसीलिए हुई है कि जेपी नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन देना था और तो देश हित में इन्होंने कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी। इन्होंने महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करी, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करी, चीनी घुसपैठ पर कोई चर्चा नहीं करी, जो रुपया घस रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ट्रेड डेफिसिट पर चर्चा नहीं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कम हुई है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। यानी देश के जो मूल मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा ही नहीं करना चाहती है। ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट कंपनी है जो पिछले 8-9 वर्षों से हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर कर रहे हैं। ये कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी मेक इन इंडिया। अब मेकअप इंडिया का क्या हुआ? वो फेक इन इंडिया हो गया ना। कहां पर है मेक इन इंडिया इनका? तो ऐसी तमाम सारी हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छे दिन से लेकर के 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात तक के, या नोटबंदी के समय जिस तरह से इन्होंने लोगों को कहा कि भाई आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला पैसा खत्म हो जाएगा, वहां पर स्विस बैंक के अंदर काला पैसा बढ़ता जा रहा है। और ये जो सरकारें गिरा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका की गिराई, गोवा की गिराई, महाराष्ट्र की गिराई, यानी 50 खोखे सब कुछ ओके, ये क्या ये चेक दे रहे हैं क्या? कैश में दे रहे हैं ना। तो काला पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कैसे आ रहा है? तो ये तमाम सारे सवालात जो हैं, ये जनता, जमीन से जुड़ी हुई जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पूछती है कि बीजेपी भारत की झूठी पार्टी है। ये हम आने वाले 2023 और 24 के जितने भी चुनाव हैं उसमें हम सिद्ध करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप करके दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यही चुनावी मुद्दे बनेंगे। नासिर सलीम, मैं आपके पास आता हूं, फिर राज बिहारी जी आपके पास आऊंगा। यहां पर राकेश त्रिपाठी जवाब देना चाहते हैं चरण सिंह जी को, लेकिन उससे पहले नासिर सलीम जी, ये सारे मुद्दे अगर बनेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, चीनी इंट्रूजन जो कि चरण सिंह सप्रा जी कह रहे हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम चीजें,
अगर ये मुद्दे बनेंगे इसको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं तो विपक्ष को एकजुट आना पड़ेगा ना। तब तो कहीं ना कहीं मोदी 2.0 जिस तरीके से मोदी मैनेजमेंट है और जिस तरीके से बीजेपी इलेक्शन मशीनरी काम करती है, अगर उसका मुकाबला करना है, कड़ी टक्कर देनी है, अगर सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो वो एकता तो कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। वरना राहुल गांधी गुजरते हैं उत्तर प्रदेश से तो वहां पर अखिलेश नजर नहीं आते, वहां पर ममता बनर्जी साथ दौड़ तो लगाती है लेकिन कहती है कि मैं चुनावी चेहरा जो है वो राहुल गांधी, हम प्रधानमंत्री चेहरा नहीं होंगे। तो कहां है विपक्ष की एकता? फिर मुकाबला कैसे करेंगे? नासिर भाई। जी आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा अपने पैनल पे। सबसे पहले ही मैं पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि आज जो भी आपने सूचना दी है, आपके द्वारा हमें मिली है कि जेपी नड्डा साहब को 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन मिली है, तो मैं भाजपा और उन सबके मेंबर्स को बधाई देना चाहूंगा कि उनको मिला। अच्छी बात है, आप एक्सटेंशन देते रहिए सबको। मगर जो जनता का हाल है वो एक्सटेंशन वाला नहीं है, वो आपको एक्सटेंशन नहीं देने वाली। मैं आपको इतना लिख के देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता साहब ने एक बात बोली कि इन लोगों ने संकल्प लिया कि गरीब कल्याण का मुद्दा उन्होंने उठाया। मगर मैं इनको और आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगा कि इनके जो चुनावी मुद्दे थे 2014 के और 2019 के, उस पर कितना इनको सफलता प्राप्त हुई, ये आप सबके सामने है। मैं सबसे पहली चीज बोलना चाहूंगा, एक स्किल इन इंडिया की इन्होंने जो बहुत वाहवाह करी, स्किल इन इंडिया शारदा प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के तहत स्किल इंडिया इतनी बुरी इनका प्लेटफॉर्म था जिसके कारण कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं मीट कर पाए। दूसरा सवाल, अभी इन्होंने गरीब कल्याण के बारे में बोला। जैसे मैंने आपसे कहा, आप ये बताएं, एमएसएमई की रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है, और हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि कम से कम 35 लाख नौकरियां 2014 से लेके 2018 और उसके बाद फिर कोविड आया 1920 के बाद, कम से कम 50 लाख नौकरियां सिर्फ अकेले एमएसएमई और एसएमई सेक्टर जो है उनमें से खत्म। नासिर भाई, मेरा एक पॉइंट जरा खत्म कर लूं। मैं 2 पॉइंट और कह दूं। ठीक है, आप कह दीजिए। हाँ ठीक है, कह दीजिए। तीसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि संकल्प पत्र में इन्होंने कितनी बातें पहले बोली। मां गंगा की साफ करने की बात बोली, आज उसमें कितना गंगा मां सफाई हुई है आप खुद देख लें, आपके सामने है। और सबसे बड़ी अहम मुद्दा जो आज सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो ये है कि बेरोजगारी चरम पे है और ग्रामीण क्षेत्र जो हम लोग कहते हैं रूरल इकोनॉमी, अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों की जो इकोनॉमी है वो इतनी घुस गई है, इतनी दब गई है कि आपको मैं बता दूं 1 करोड़ नौकरियां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से जो आनी थी वो खत्म हो गई है, वो सिस्टम से खत्म। आज की डेट में ग्रामीण इकोनॉमी जो है हमारी, रूरल इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल चौपट हो गई है। तो सवाल ये है विपक्ष का हमारा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े संकल्प लेंगे, मगर असली बात यह है कि जो आपने संकल्प पिछले 2 चुनाव में लिए सर, लेकिन मैं इतनी जमीन पे उतरी। लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक है नासिर भाई, आपने एमएसएमई की बात कर दी। अब रास बिहारी जी मुझे एक बात बताइए, अब एमएसएमई की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं, जो कि गरीब का कल्याण नहीं हुआ। अगर बात करते हैं कैश ट्रांसफर की, तो है जो कैश ट्रांसफर नहीं हुआ, बीच में ही जो है वो वहां पर चला गया। अगर कोरोना की बात करें, भाई कोरोना से जो देश को नुकसान हुआ उससे भाई मोदी या बीजेपी नहीं उबार पाए। अगर यहां पर नौकरियां चली गई हैं तो नौकरियां चली गई तो अब नौकरी देगा कौन? सबसे बड़ा बात यह ना कि अगर इतने सब चीजों में इतने सारे सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब का चेहरा विपक्ष का कौन है? भाई वोटर तो ये देखेगा ना, आप हमें सवालों के साथ तो छोड़ करके जा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब मैं किसमें ढूंढूं? अखिलेश में ढूंढूं, मायावती में ढूंढूं, मैं किसमें ढूंढूं? मैं जाकर के किसी और प्रदेश के नेता में ढूंढूं या फिर मैं राहुल गांधी में ढूंढूं? मैं किसमें ढूंढूं सर? देखिए, जनता तो 2024 में उसका चेहरा कौन होगा ढूंढ ही लेगी, लेकिन उससे पहले विपक्षी दल आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, TSR राव, KCR राव, ये सब नहीं आए। और अभी जो KCR राव वहां कर रहे हैं कार्यक्रम अपने तेलंगाना में, वहां अखिलेश यादव और केजरीवाल जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विपक्ष की तरफ से ही एक चेहरा तय नहीं हो पाएगा, तो ये तो तय है ना, हर अलग अलग राज्य में
मोदी के मुकाबले अलग अलग चेहरा होगा। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश होंगे तो तेलंगाना में राव होंगे, दिल्ली में केजरीवाल होंगे। और केजरीवाल तो आज कह भी रहे कि हम केंद्र में सरकार बना सकते हैं, हमारी केंद्र में सरकार आ सकती है। दावा तो केजरीवाल बहुत दमदारी से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोदी को घेरने के लिए ये आपस में बैठ सकते हैं क्या? अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि नहीं बैठ सकते हैं। मुद्दे आप चाहें जितने भी उछालें, किस कोई मुद्दा लें, लेकिन जनता के सामने केंद्र सरकार की कुछ ना कुछ उपलब्धियां तो हैं, जिनके सारे हैं। केंद्र सरकार पर आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया। इतनी सारी योजना है। जहां तक मनी ट्रांसफर का सवाल है, आज तक कोई ऐसा धांधली नहीं सामने आई। मनी ट्रांसफर में कोई धांधली हो रही है, सीधे सीधे लोगों के खाते पैसा जा रहा है। तो आप ऐसे मुद्दे उछा लिए, ठीक है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन इस पर वोट कौन दे रहा है? हम तो पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा हर चुनाव में बनता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस जीती। इंदिरा गांधी 1971 में खाली एक नारा गरीबी हटाओ नारा देकर जीत गई। लेकिन ये सवाल है कि जनता किसको जनता के सामने सच्चाई है। ये ठीक है कि आने जो अभी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ये बीजेपी के लिए आसान नहीं है। खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात करें, वहां भी नेतृत्व प्रबंधन का मामला चल रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी खुद ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के सामने समस्या आ सकती है, कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जहां तक 2024 का सवाल है, वहां तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कोई मोदी के मुकाबले नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ठीक है। इसी सवाल का जवाब जो है मैं लेने की कोशिश करता हूं। चरण सिंह सप्रा, आपसे शुरू करता हूं। सर, क्योंकि मुद्दे तो आपने भी तमाम गिनाए और मुद्दे यहां पर तमाम गिनाए जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब अखिलेश जो है राहुल से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन टीआरएस के जो है फंक्शन में जा रहे हैं, बात यही होती है कि 2024 में इन मुद्दों पर अगर इतना गुस्सा है तो सर वो किसमें अपना विकल्प ढूंढेगा, चेहरा ढूंढेगा? एक चेहरा तो उसे चाहिए होगा ना सर, या फिर सारा विपक्ष एक तरफ, अकेली कांग्रेस इतना काफी है कि टक्कर दे देगी? देखिए सचिन जी, 2024 की जब आप बात करते हैं तो यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 2024 से पहले 2023 भी है। इस दौरान करीबन 9 राज्यों के चुनाव है। बिल्कुल। पहली जंग तो यहां होगी कि राज्यों के चुनाव के अंदर कौन बेहतर परफॉर्मेंस करता है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक एक राज्य जीत करके अपना प्रभाव बनाती है। और निश्चित रूप से जो कर्नाटका का चुनाव है या छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव है, त्रिपुरा का चुनाव है, ये तमाम सारे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतने वाली है। तो जब ये प्रभाव बनेगा तो आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पार्टी का और श्री राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का प्रभाव बनेगा। और तीसरी बात यह है कि 2024 जो होगा वो मोदी बनाम मुद्दा होगा, वो चेहरे की लड़ाई नहीं होगी। एक तरफ मोदी होंगे और एक तरफ मुद्दे होंगे कि इन मुद्दों पर ये सरकार जो है ये फेल हुई है। आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी तो नरेंद्र मोदी से भी बड़े नेता थे, उनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। शाइनिंग इंडिया कितना बड़ा चला था। उस शाइनिंग इंडिया के दौरान भी सभी लोग ये कहते थे कि सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी, कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन 2004 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई और कोई चेहरा नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। चेहरा बाद में बना डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सत्ता चली। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के आधार पर हम जीत करके आए हैं और 10 साल यूपीए ने कंफर्टेबली और अच्छी तरह से देश के ऊपर राज किया, देश के निर्माण कार्यों को किया है। तो चेहरे से एक मेरा छोटा सा काउंटर है, एक मेरा छोटा सा काउंटर है, फिर उसके बाद राकेश त्रिपाठी के बाद मेरा एक छोटा सा काउंटर है, फिर उसके बाद राकेश त्रिपाठी के बाद जाता हूं। सर, मेरा काउंटर ये है कि सर आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तमाम दलों ने इकट्ठे मिलकर के जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और शाइन इन इंडिया नहीं चला, तब जाकर के मनमोहन सिंह बने थे। सर, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनकी पॉपुलैरिटी, जाहिर सी बात है इस वक्त जिस चरम पर है, आपको लगता है कि वो रीच जो है, उस रीच का मुकाबला किया जा सकता है? आपने कहा कि जैसे 1 साल बाद जो है मोदी वर्सेस मुद्दा हो जाएगा, और क्या मोदी वर्सेस मुद्दे की लड़ाई 2019 में कांग्रेस हार नहीं चुकी? सर, जब यही पूछा जाता था कि कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा, राहुल चेहरा होंगे, अखिलेश चेहरा होंगे, या कर्नाटक में सब इकट्ठे हो गए थे, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ममता होंगी, शरद पवार होंगे, तब यह कहा जाता था नहीं चेहरा कोई नहीं होगा, मुद्दा होगा। 2019 में तो ये कहा गया था ना चरण सिंह जी।
देखिए 2019 और 2024 में भी बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जिस तरह से 2019 में इन्होंने वादे किए उन पर भी ये खरे नहीं उतरे हैं, और 2024 के अंदर जब मुद्दों की बात आएगी, आज जिस तरह से लोगों के बीच में ये समझ आ रही है लोगों को कि देश में आर्थिक विषमता बहुत बड़ा विषय है, कि चंद लोगों के पास में यानी 10 या 20 उद्योगपतियों के पास में देश की 70 या 80% जो पैसा है वो उनके पास में है, यानी गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। आज ऐसा दृश्य आ गया है कि 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, यानी जो 23 करोड़ लोगों को यूपीए के सरकार के दौरान हंगर इंडेक्स से ऊपर लाया गया था, वो उसमें 27 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, फिर से हंगर इंडेक्स के नीचे चले गए हैं। तो ये बड़ी बातें जो है कि इस देश के अंदर इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, इस देश के अंदर सूट बूट की सरकार आई है, ये लोगों को अभी समझ में आ रहा है। और इसके बाद में भी जिस तरह से रुपया गिर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि रोज लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। तभी लिए राकेश त्रिपाठी आपको एक साल पहले उतरना पड़ता है मैदान में, तभी लिए राकेश त्रिपाठी आपको उतरना पड़ता है। राहुल गांधी की जो यात्रा हो जाती है उसके पीछे जो हुजूम चलता है, आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, कह देना पड़ता है कि 9 राज्य भी जीतने हैं और 2024 भी जीतना है। क्या यही है? क्योंकि जिस तरीके से चरण सिंह सप्रा कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा होगा मोदी के खिलाफ। एक तो मैं सचिन जी चरण सिंह सापरा जी की कम से कम प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि बहुत साफगोई से कम इन्होंने स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी के सामने अब पूरे विपक्ष के पास कोई एक चेहरा नहीं है, किसी में इतना मादा नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर पाए, और इसलिए ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में नहीं रखे थे क्या? क्या उत्तराखंड के चुनाव में मुद्दे पर नहीं गए थे क्या? क्या गुजरात में आप मुद्दे लेकर के नहीं गए थे क्या? ये मुद्दे आपने उस समय रख दिए थे क्या? कोई पृथक रणनीति थी आपकी? सच्चाई यह है कि इस देश में 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवा करके 22 लाख करोड़ रुपए जब हम सीधे खाते में भेजते हैं ना डीपीटी स्कीम के तहत, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और तब जनता विश्वास करती है कि लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता था वो बचत करने का काम हमने डीबीटी स्कीम के तहत किया है। इसलिए भरोसा आया है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, वरना राजीव गांधी जी के कार्यकाल में तो ये स्पष्ट तौर पर स्वयं वो कहते थे कि केवल 16 पैसे गरीब के खाते तक पहुंचते हैं, बाकी 84 पैसे तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन, युगांतकारी परिवर्तन हुआ है। जब 12 करोड़ शौचालय बनते हैं ना, खुले में शौच से मुक्ति मिलती है ना, तो महिलाओं से जाकर पूछिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देती हैं क्योंकि अब उनको लोक लाज का के लिए सांझ का अंधेरे का अब इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि घर घर तक शौचालय हमने बनाए हैं। आज जब 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए हर महीने पहुंच जाया करते हैं ना, हर साल पहुंच जाया करते हैं ना, तो इसलिए वो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं कि उन गरीब किसानों के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आज अगर 6 करोड़ परिवारों तक हर घर नल से जल पहुंच रहा है ना, जो लंबे समय तक विशेष करके मैं बुंदेलखंड में या महाराष्ट्र के विदर्भ में जहां पर भी पानी की समस्या हुआ करती थी, वहां की महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ी हैं कि आज घर तक हमने पेयजल पहुंचाने का काम किया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्की छत देने का काम हमने किया है उन परिवारों का, और उन परिवारों का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। ये बड़ा लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है। आज लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला है। 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड का कार्ड है कि हम बीमार हो जाएंगे तो अब पत्नी के गहने नहीं बेचने पड़ेंगे, अब मकान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। हिमाचल गवा करके लौटे हैं ना, 9 स्टेट्स के बाद पहुंचेंगे ना सेंटर में राकेश जी, अभी 9 स्टेट्स के बाद पहुंचेंगे। हिमाचल गवा करके बैठे हैं, और उसके बाद देखिए राजस्थान में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में भी क्या कमजोरी है, कर्नाटक में जो है क्या चल रहा है, वो भी चीजें जो है कहीं ना कहीं जनता देख रही है। राह आपके लिए भी इतनी आसान नहीं होने वाली। चरण सिंह जी हाथ उठा रहे, फिर उसके बाद नासिर सलीम। नहीं देखिए, मैं इनको जब इन्होंने इतनी सारी बातें गिनाई है, इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक
हम किसानों की आय जो है वो दुगनी कर देंगे। कहां दुगनी हुई? एमएसपी आप C2 प्लस 50% लागू करने वाले थे, क्या वो लागू हुआ है? आज भी किसान धक्के खा रहा है, आज भी किसान कह रहा है कि हमें सारी आइटम्स पर एमएसपी चाहिए और C2 प्लस 50% की चाहिए, जो आप दे नहीं रहे हैं। ऐसे अनेक सारे विषय हैं। ऐसे जो पानी का मुद्दा आप कहते हैं, आज भी मराठवाड़ा के अंदर जाइए, विदर्भ के अंदर जाइए, बहुत लोगों के पास पानी नहीं है, जो आप झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल पर। उसी तरह से एलपीजी का आपने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया जिक्र? जो मुफ्त योजना शुरू की थी, क्योंकि वो महिलाओं ने वो सिलेंडर वापस कर दिए, या तकरीबन कितने करोड़ महिलाओं ने, करीबन 1.5 करोड़ महिलाओं ने एक ही बार सिलेंडर वो भराया है। तो ऐसी सारी आपकी हिस्ट्री है कि आप मात्र हेडलाइन मैनेजमेंट करते हो, मात्र पीआर और टीआरपी के लिए आप काम करते हो। आप देश नहीं चला रहे, आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। और ये देश देख रहा है कि किस तरह से सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का पुरजोर आप दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरह से आपने कर्नाटका की सरकार गिराई, गोवा की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, फिर महाराष्ट्र की सरकार गिराई। तो ये सारी चीजें, मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से आपने गिराई। तो आपको ना किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए, जनता का भला नहीं चाहिए। आप सत्ता के पुजारी हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि सत्य के पुजारी अलग होते, ये सत्ता के पुजारी है। चरण सिंह सप्रा जी, मैं तभी ले तो कह रहा हूं ना कि अगर जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, और अब जनता तक जो आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है पानी नहीं पहुंच रहा, जैसे पानी के विदर्भ की बात कर रहे हैं, जनधन योजना जो है वो यहां पर नहीं पहुंची है, तमाम तरीके की चीजें हैं। जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तो नासिर भाई, मैं तो ये कह रहा हूं ना, अगर एंटी इनकम्बेंसी इतनी है तो क्यों नहीं, इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी? क्यों नहीं विपक्ष मिल करके एक चेहरा तय कर लेता? क्यों नहीं विपक्ष मिल करके इस इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, इतने बड़े जो है जो मुद्दे हैं, उसको एक चेहरा दे देता, ताकि कम से कम जनता जो है त्रस्त होती है, त्रस्त हो चुकी जनता के पास एक सामने एक रहे कि हां, ये मेरा खेवनार होगा अगले 5 साल तक। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जो प्रक्रिया रही है पिछले 70-75 साल के इतिहास की, भारत हमारे देश की, वो ये रही है कि सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। और जहां तक ये सवाल उठना बार बार कि एक विपक्ष इकट्ठे क्यों नहीं हो जाता है, देखिए विपक्ष अपना काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी हिमाचल में आपने देखा कांग्रेस की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में 37 से 38% का वोट बैंक लिया। आपने देखा कि 126 एमएलए हमारे विधायक बने, और हमने कैसे भारतीय जनता पार्टी को उनके खुद सीट्स पे कितना हमने उनको नीचे कम किया। 320 से हम उनको 250-255 के बीच में ले आए। जो आपका सवाल है वो ये है, देखिए हमारा स्पष्ट करना जरूरी है, एक धर्म है कि हम बार बार ये बोलें, विपक्ष एक साथ जुट के आवाज सही उठाए और मुद्दे सही उठाए, और ये राजनीति मुद्दे पे है, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। आज अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने बात बोली कि हमने किसानों को 6,000 रुपए दे दिए एक पूरे साल में। आप मुझे ये बताइए, 6,000 रुपए की आज की डेट में क्या अहमियत रह गई? वो आप उनसे सवाल पूछेगा, लेकिन नासिर भाई उसी दूसरा पॉइंट आपने कहा कि विपक्ष जो है सही आवाज उठाए, सही मुद्दा उठाए। उसी सही आवाज को उठाने के लिए जब राहुल गांधी अखिलेश को बुलाते हैं, अखिलेश भाई मना कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उसका जवाब दे दूं, बताइए। हाँ जी, अखिलेश जी जब ये प्रक्रिया चल रही थी, जब उन्होंने उनको बुलाया तो उनके अपने भी बूथ लेवल कमेटी के मीटिंग चल रहे थे, और ये रिकॉर्ड पे है। और उन्होंने मीडिया के जरिए बात करके ये कहा कि उनको पूरी उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी अपनी, और बोला कि कांग्रेस अपना काम करे, क्योंकि नेशनल एजेंडा कांग्रेस को करना है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, समाजवादी पार्टी जमीन पे उतरी हुई और हम अपना काम कर रहे हैं विपक्ष के नाते। दूसरा चीज जो मैं पॉइंट आपको कहने वाला था, अभी इन्होंने इतनी सारी इन्होंने अपने पॉइंट्स गिनवा दिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और जनता के बीच में रखना चाहूंगा आपके माध्यम से। अगर किसानों का इतना इन्होंने बेनिफिट दिया तो क्या वजह है कि क्या रीजन है कि आज की डेट में 12,000 किसानों ने आत्महत्या करी? नेशनल एवरेज पिछले 8 साल का यह है कि 12 से 14,000 किसान हर साल आत्महत्या करता है। इस पे कौन जवाब देगा? सेंटर जवाब खुद देना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट ये है, बार बार आप कहते हैं लाभार्थी का मामला है, लाभार्थियों को आपने इतना दिया। ये बताइए, पैसे बांटने से और लाभार्थियों को आपने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की, आपने अभी उदाहरण दिया आपने, वो तो सबसे आसान काम है। वो भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी आए,
वो तो सबसे आसान काम है। आपने पब्लिक का पैसा लेके, मध्यम वर्ग का पैसा लेके आपने सबको बांट दिया। और अगर आपने असली काम किया होता, हम ये कहते, आपने अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई होती, अगर बेरोजगारी कम होती, ताकि लोग को अपने बल पे, पेड़ों पे खड़ा होके वो अपना सामान, अपना खाना पीना वो सब खरीद पाते, तब हम मानते विपक्ष के नाते कि ठीक है आपने अच्छा काम किया। मगर आपने क्या किया? आपने एक तरफ मध्यम वर्ग को खत्म कर दिया, एमएसएमई सेक्टर को खत्म कर दिया, नौकरियों की उत्पादन की बात थी वो खत्म हो गई। जैसे मैंने आपको बताया बड़े भाई, 1 करोड़ नौकरियां एमएसएमई सेक्टर से खत्म हो गई। और एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है पूरे इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के ग्रोथ पे। चौथा पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप हर बार जीएसटी का एग्जांपल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीएसटी की बात करती है और जीडीपी की बात करती है, मगर आज मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूंगा, जीएसटी और जीडीपी दोनों महंगाई के कारण बढ़ रहे हैं। आपका ये कोई रीजन नहीं है कि आपने एक्चुअल इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज जिसे हम लोग कहते हैं या प्रोडक्ट्स, अगर आपने वो किया होता, आज जीडीपी और जीएसटी एक दूसरे चरम पे होती। मगर वहां पे भी आपने सिर्फ तो अगर ये इतने बड़े मुद्दे हैं नासिर भाई, अगर ये इतने बड़े मुद्दे हैं, एक सेकंड राकेश भाई आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले रास बिहारी जी एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं। अगर ये इतने बड़े मुद्दे हैं तो इतना बड़ा मुद्दा तो नोटबंदी से बड़ा तो मुद्दा हुआ ही नहीं फिर विपक्ष के पास कुछ। ठीक है, कोरोना है, बेरोजगारी है, महंगाई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, उसका पैसा ठीक से नहीं जा रहा, ठीक है वो सब चीजें हम रखते हैं, लेकिन नोटबंदी से बड़ा मुद्दा तो नहीं हुआ था ना। लेकिन नोटबंदी के बावजूद कितना त्राहिमाम और उसके बाद सड़कों पर लाइन लगती है, फिर भी यूपी जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। जीएसटी के ऊपर देखिए कितना बड़ा, 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, और फिर उसके बाद देखिए गुजरात में कैसे वापसी होती है, क्योंकि मोदी वहां पर सी प्लेन से उतर जाते हैं, मोदी का चेहरा। क्या सच में ये मुद्दे हैं या अभी भी विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों से काम नहीं चलेगा, यहां पर कुछ और टोटका लगाना पड़ेगा अगर मोदी एंड मैनेजमेंट से लड़ना है, 2024 से भिड़ना है तो? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो विपक्षी दल हैं वो ज्यादातर जातिवादी या वंशवादी दल हैं, और जातिवाद की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ में छिन्न भिन्न हो गई है। अब आपने गुजरात में देखा, कांग्रेस ने जातिवादी कार्ड खेला, नहीं चला, और भी कई राज्यों में, खास तौर पे अगर हम पिछड़ों की बात करें तो जो लामबंदी थी उनकी अपने अपने कुछ जाति के नेताओं के साथ, और उसके दल भी बने हुए हैं कई सारे, उनको झटका लगा। जैसे खास तौर पे आप हरियाणा की बात करें तो वहां भी जातिवादी दलों को झटका लगा, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा झटका लगा। तो जब ये जातिवादी दल जो जाति का नारा नहीं चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा एक कारण है कि नरेंद्र मोदी की जीत का, भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा ये कारण है कि जो दल जातिवादी की राजनीति करते, लंबे सारे से टिके आ रहे हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते रहे, उनका मुद्दा नहीं है नोट ठीक है, नोटबंदी से लोगों को तकलीफ हुई, कोरोना काल में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल के बाद देश की आर्थिक स्थिति को संवारा, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, लाखों लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने जिस तरह से एक प्रबंधन तंत्र को कायम किया, लोगों की भावनाओं को फिर से अपने साथ जोड़ा, वो बड़ा इस फायदा मिला है। लेकिन अब ये है कि अब ये बार बार देखिए, हम तो जब से देखते आ रहे हैं चुनाव में, जैसे पहले भी कहा, बेरोजगारी मुद्दा बनता है, महंगाई मुद्दा बनता है, लेकिन सरकार कितनी नौकरी देगी? अब बहुत सारी योजनाएं केंद्र ने शुरू की हैं, स्टार्टअप शुरू किए हैं, लोगों ने अपने नए नए कारोबार किए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, पहले भी ये बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होके कोई ऐसा मुद्दा खोले जिससे जनता का जुड़ाव हो। अब आप देखेंगे कि अगर दिल्ली में केजरीवाल जीते तो उनके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है, उन्होंने कुछ करके दिखाया, तभी जनता वोट दे रही है उनको। चरण सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं कि फिर भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों जाती है, पहली बात तो आपको बता दूं कि 2018 से अगर हम देखेंगे तो करीबन 14 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी भी है। आप देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उस समय कर्नाटका में भी हारे थे, गोवा में भी हारे थे। खैर दूसरी बात है कि इन्होंने कर्नाटका, गोवा और मध्य प्रदेश को सत्ता बल, धन बल और बाहुबल की ताकत पे जीता। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, झारखंड, उसके बाद पंजाब और अभी हिमाचल, तो ये तमाम सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी भी है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज मिलता है कि वो ध्रुवीकरण की बात जब करते हैं, जब वो जातिवाद का मुखौटा पहनते हैं और जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि रामजादे, हरामजादे, दिवाली, रमजान, श्मशान, कब्रिस्तान, 80 और 20 की बात होती है, टोपी की बात होती है, कपड़ों की बात होती है, या फिर जिस तरह से उसी को हटाने के लिए उसी के खिलाफ तो आप भारत जोड़ने निकले हैं ना, धार अपने चाकू धार करने की बात भारत जोड़ने निकले ना। तो ये तमाम सारी चीजों से वो, हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, इसके खिलाफ हमारी जंग जारी है। ये जो जातिवाद का मुखौटा आज तक पहन करके जीतते आए हैं ना, उस मुखौटे को राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उस मुखौटे को उतार रही है। तो क्यों नहीं सर, को जो नफरत ये फैला रहे हैं उस नफरत का मुखौटा जो है उसको निकाल रही है और देश के अंदर प्रेम की भावना, देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल रही है। और यही बात महात्मा गांधी जी ने भी कही थी कि इस देश को मात्र प्यार बांटने से ही चलाया जा सकता है, मोहब्बत बांटने से ही चलाया जा सकता है, नफरत बांटने से नहीं। तो ये जो इनका जो प्रयास था ध्रुवीकरण का या पोलराइजेशन का या जातिवाद फैलाने का, उसी के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो है निकली है और उसके खिलाफ निकली है और उसमें कामयाब रहेगी। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं तो 500 मीटर का तो कल तो सर इसमें हेजिटेशन क्यों आ जाती है? फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं अनाउंस कर देते हैं चेहरा? सर कम से कम अभी तो वक्त है ना सर, तो इसी को अगर भारत जोड़ो यात्रा इसी के लिए निकली चरण सिंह जी, चरण सिंह जी अगर इसी के लिए निकली तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को क्यों नहीं चेहरा घोषित कर देते हैं? अगर भारत इतना जुड़ा और ये सब मुद्दे है, ध्रुवीकरण है, उसी के खिलाफ और रिस्पॉन्स भी मिला, क्यों नहीं? एक साल अभी है और राहुल गांधी का चेहरा रहेगा, वोटर के सामने रहेगा। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और तमाम पार्टियां, जैसा कि यहां पर नासिर भाई भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नेशनल परिप्रेक्ष्य में जो है वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है, उन्हें वो तय करना है। क्यों नहीं डिसाइड कर देते हैं? क्यों नहीं? इसमें हेजिटेशन कहां से आ जाती है? जब इतनी बड़ी यात्रा का आपके पीछे फल रहेगा तो राहुल गांधी को चेहरा घोषित करने में कैसी हेजिटेशन? देखिए कोई हेजिटेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अभी 2023 का खेला होने दीजिए, 2024 अभी और समय है। आपको धीरे धीरे परिस्थिति, सारी स्थिति क्लियर होती नजर आएगी और इस देश के अंदर फिर धर्मनिरपेक्षता का राज होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान बनाया हुआ है उसका राज होगा। जो प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल, उसका राज होगा। उसमें फिर विभाजन की राजनीति नहीं होगी, उसमें फिर नफरत नहीं होगी। ये 2024 आपको बताएगा। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए इसका। देखिए सचिन जी, पूरे 35 मिनट से ज्यादा की डिबेट हो गई। एक बार भी मैंने कहीं दिवाली और हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, कहीं मैंने ऐसी कोई लाइन नहीं ली थी। लेकिन चरण सिंह सापरा जी से रहा नहीं जा रहा था कि कैसे एजेंडे पर वापस लाया जाए, कैसे मजहब का, कैसे नरेंद्र मोदी ने वो लाइन ली जाए डिबेट में। इसलिए छोटे लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं, गलत बात है। योगी और मोदी का नाम लिया है। गलत बात है, बहुत बहुत दुखद है भाई। गलत बात नहीं, मैं बता रहा हूं कि योगी और मोदी का वक्तव्य बताया है, मैंने अपने पास से नहीं बोला है। नहीं, आपके यहाँ कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो बीच में टोका टाकी करते हैं और बीच बीच में जरूरत पड़ती तो गालियां भी देने लगते हैं। प्रवक्ता हूं मैंने, तो मोदी और योगी की लाइनें आपको बताई, सम्मान करता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था आपको। मैं आपको, आप नोट करिए ना, मैंने मैंने याद दिलाया कि योगी और मोदी की लाइनें थी भाई, और कुछ नहीं किया। की बात कर रही है। नहीं, आप ठीक है, याद करिए। आप जनता को याद दिलाइएगा। जनता भी देखती है, जनता जानती है कि कौन बताता है कि देश के संसाधनों पर पहला हाथ किसका है। देश जानता है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, कौन बताता है। देश जानता है कि कौन अच्छा हिंदू, बुरा हिंदू बताता है। देश जानता है कि कौन लगातार हिंदुओं का अपमान करने का काम करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देश जानता है। आप जब कह रहे हैं ना कि हम बता रहे हैं, अरे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है भाई। जनता जानते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन हिंदुओं का अपमान करता है, कौन तुष्टीकरण करता है, ये जनता जानती है। मैं तो इसीलिए हिंदू मुसलमान
वर्गीकरण बात नहीं आप करना लोग चाहता करते था। हो। मैं तो इसीलिए किस गरीब तरह कल्याण से पर बात कर रहा जातिवाद का था। मुखौटा आप पहनते हो। गरीब कल्याण पर, आप रोजगार पर, आप जीडीपी पर, आप विकास पर आप बात अरे नहीं गरीब करना कल्याण चाहते। क्या, मुद्दे गरीब से और आप गरीब भागते हो गया हैं। है। अभी नासिर सलीम जी कह रहे थे, 80 नासिर 83 सलीम जी कह करोड़ रहे थे कि लोगों बहुत- को मुफ्त बहुत राशन बेरोजगारी देना है। पड़ रहा अरे देश भाई, मैं को। उदाहरण देकर के केवल नासिर सलीम जी को उत्तर प्रदेश से बताता हूं। 80-83 अब ये करोड़ तरीका लोगों ठीक को नहीं है। मुफ्त देखिए, राशन सचिन देना भाई, पड़ अभी रहा तो है। मैं- इतनी अच्छी डिबेट, हम तो आपकी इतनी अच्छी तारीफ डिबेट मानते चलती हैं, रही, अगर आप कहते इतनी कि अच्छी मोदी डिबेट जी चलती के रही, राज लेकिन में चरण सिंह 80 सापरा जी करोड़ चाहते से हैं 60 कि करोड़ डिबेट तक आ किसी गए हैं। एजेंडे पर आ हम जाए, 60 तू करोड़ तू को मैं मुफ्त हो राशन जाए, देंगे। कैसे हिंदू मुसलमान 30 हो जाए, करोड़ लोग और जो ये हैं, तरीका वो ठीक नहीं गरीबी है। रेखा से ऊपर सापरा आ जी, गए। सापरा जी, सापरा जी, अरे नहीं, भाई सुनिए भाई, आप क्यों तो परेशान हो 27 रहे हैं? करोड़ लोगों को परेशान गरीबी क्यों होने रेखा लगे? के नीचे ले आए अरे ना। इतनी अच्छी डिबेट कर तो रहे थे ना, हम तो तारीफ अपने आपकी मुद्दे रख करते, तो अगर रहे थे ना। 27 करोड़ लोगों आप को घबराहट गरीबी होने रेखा लगी से क्या ऊपर आपको? रखते। नहीं, आप बिल्कुल घबराइए मत। नहीं बिल्कुल घबराहट घबराइए नहीं। मत। मैं आपको तो कह रहा हूं सचिन जी कि ने सबसे अधिक 27 समय दिया करोड़ है। लोगों को गरीबी रेखा के देख नीचे लीजिएगा ले आए समय हो। को, जरा सबसे अधिक ऊपर समय आपको वक्तव्य दिया दे दीजिए ना। आपको सबसे अधिक समय देने के बाद भी अगर आप इस तरह से टोका टाकी करके इस डिबेट को नहीं, तू मैं में समय ले की जाने का बात प्रयास नहीं कर करेंगे रहा हूं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलिए, मैं आपका बोलिए। सम्मान कर रहा हूं। मैं नहीं, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। अब सुन लीजिए, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, अब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। देखिए, अभी बोलिए, नासिर सलीम जी ने त्रिपाठी कहा जी। कि इस देश में रोजगार लगातार कम हुआ है। अब मैं केवल नासिर सलीम जी जिस राज्य की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी, मैं केवल उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी मोबाइल के पार्ट्स की, केवल 2 यूनिट। और आज 120 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की यूनिट है वहां पर। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो है, ये अपने आप में रोजगार सृजन करने का काम नहीं करती है क्या? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जब हमने नारा लिया तो हर जिले के अपने वैशिष्ट उत्पाद जो हैं, वोकल फॉर लोकल की बात जब हमने की, तो वही स्थानीय स्तर पर एमएसएमई सेक्टर में लोगों के लिए रोजगार क्रिएट हो सके, स्थानीय पहचान के साथ लोग अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, स्वाभिमान के साथ। 100 से ज्यादा बड़े यूनिकॉर्न इस देश में बने हैं। यानी अब हम जॉब सीकर नहीं रह गए, जॉब क्रिएटर हुए हैं। देश के भीतर हमने आत्मसम्मान बनाया, वरना खिलौने भी चाइना से बनकर के आ रहे थे। बच्चों का बचपन का खिलौना भी चाइना पर निर्भर हो गया था। मैं जवाब हम देना वापस लेकर चाहूंगा। आए कि खिलौने की इंडस्ट्री को पुनः कैसे भारत में फिर से स्थापित किया जाए। मैं ये उत्तर दे भारत दूं। ने आज इस स्वाभिमान के साथ युक्त हुआ है कि भारत के भीतर और आज डिफेंस में 100 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। इन प्रोडक्ट्स का निर्माण दोनों हाथ भारत उठा के रहे हैं, भीतर राकेश हो रहा भाई, है। दोनों हाथ अब हम उठा रहे हैं, विदेशों क्योंकि से आपने आयात पहले नहीं कर नासिर, रहे हैं। क्योंकि ये आपने भारत उत्तर की प्रदेश का बदलती हुई जिक्र किया, तस्वीर है। क्योंकि नासिर सलीम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं नासिर के बाद चले जाता हूं, फिर उसके बाद चरण सिंह जी आप हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा रह जाएगा। फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए राजबिहार जी के पास आऊंगा। नासिर, पहले आप बोल लीजिए संक्षेप में, फिर उसके बाद चरण सिंह सापरा। जी, बहुत संक्षेप में, मैं बहुत खुश हूं कि डिबेट मेरे प्रवक्ता भाई साहब ने बहुत अच्छी खोली। देखिए, मैं सबसे पहली चीज बोलना चाहूंगा, इन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात बोली और कहा कि इन्होंने इतने प्लांट मैन्युफैक्चर करे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये CMIE की रिपोर्ट है। और आपकी जो सबसे बड़ा संगठन है मैन्युफैक्चरर्स यूनिट का, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन है, उसने ये कहा कि 2016 के अंत में जो बड़ी फैक्ट्री लगी थी सैमसंग की, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगी थी, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की वजह से लगी थी। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा आपके सामने, 2016 में जो नोटबंदी हुई, इन्होंने MSME की बात करी, इतने गरीबों की नौकरी चली गई नोटबंदी के कारण। आज की डेट में उत्तर प्रदेश उसकी GDP जो है 6.5-7% से नीचे आ गई है। जब हमारी सरकार जा रही थी 2017 में अप्रैल में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, उसमें यह लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार की कार्यकाल में 11% के आसपास GDP पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में। तो जो उदाहरण ये कह रहे हैं वो गलत है, और मैं आपको उदाहरण के साथ और डेटा के साथ मैं डिबेट कर सकता हूं। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा, नोटबंदी के कारण जो आपने करा और जो सेंट्रल की पॉलिसी थी, उसके कारण कई MSME सेक्टर, जैसे कि फिरोजाबाद आप ले लीजिए, बनारस, आपका अलीगढ़ जहां पे ताले का काम होता है, आगरा में जहां पे आपका लेदर का काम होता है, वो सब चौपट हो गया। और आप एक तरफ सर, कह वो रहे हैं सब कि आपने चौपट हो जाता है, फिर आप- भी जो है यहाँ पर योगी की सरकार वापस आ जाती है, वो सब चौपट हो जाता है। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश गर्क पे चला जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर बीजेपी रिपीट कर देती। बात तो यही है ना, या तो मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं, या फिर मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे हैं, या फिर मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ ना कुछ गैप तो रह रहा है ना, क्योंकि आखिरकार वोटर इज द किंग। कम से कम जनता तो नहीं, मुद्दे गलत हैं, ये कम से कम जनता तो भगवान भगवान है ना सर। ठीक है, चरण सिंह जी 30 सेकेंड, ठीक है जी जी,
देखिए त्रिपाठी जी जितनी भी बातें कर रहे थे वो ये दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि बहुत सारा इन्होंने रोजगार दिया है लोगों को, लेकिन इन्हीं का सीएमआई डेटा है सरकार का जो कहता है 8.4% आज भी बेरोजगारी है। 45-46 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी अभी बेरोजगारी है। तो फिर ये क्या लोगों को झूठ परोस रहे हैं यहाँ पर। और फिर जितनी बातें इन्होंने की है, इन्होंने चीन की भी बात की, इनको याद होना चाहिए कि चीन के साथ तो हमारा 116 बिलियन डॉलर का तो हमारा ट्रेड अभी बढ़ा है पिछले 2 सालों में। यानी वो हमारे मैप बदल रहा है और हम मात्र उनके ऐप बैन कर रहे हैं। और चीन के साथ में ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, 74 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। और पूरे देश में राज बिहारी जी, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड से लास्ट कमेंट, क्या यही विपक्ष की सबसे बड़ी गलती है कि वो उन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे चल रहा है जिन मुद्दों को लेकर के शायद लगता है कि पब्लिक कनेक्ट ही नहीं, क्योंकि वो जनता के बीच गए ही नहीं अभी तक। राज बिहारी जी, लास्ट 30 सेकंड। जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है कि विपक्ष को जो मुद्दे खोजने चाहिए, जो मुद्दे बनाने चाहिए, वो नहीं बना पा रहा है। और राहुल गांधी ठीक है, अपनी मोहब्बत की दुकान बढ़ाएं, मोहब्बत की दुकान को ज्यादा और बेचें, लेकिन जब वो जिस तरह से वो आरएसएस पे हमला करते हैं तो एक ऐसा पक्ष भी है जो ठीक है, जो वहां के मुख्यमंत्री से खुश नहीं हो सकता, वहां की राज्य सरकार से खुश नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप किसी एक पक्ष पे बार बार हमला करते हैं, सावरकर का मुद्दा बनाते हैं, आप आरएसएस पे नफरत करने का आरोप लगाते हैं, तो ऐसा, और आरएसएस ने ऐसा कोई नफरत का वाला काम तो किया नहीं जिस पर आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से प्रशंसक हैं जो राज्य की सरकार से खफा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो फिर आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाय बगाए उनका ही जो वोट बैंक है उसको और मजबूत करते हैं, गाय बगाए उनका ही जो वोट है वो और ज्यादा मजबूत है, इस कारण से जो जीत है वो जीत दोबारा भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जो है वो दर्ज करती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी फिलहाल तो मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन विपक्षी एकता किधर है, यह भी हमारी बहस का आज एक बहुत बड़ा सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था देश का सवाल में, फिर से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।